हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और बच्चों, मैं गौरव मिश्रा आपको देने जा रहा हूँ सॉल्यूशन 3 मार्क्स के क्वेश्चन का। जो सीबीएसई बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं उनका हम सॉल्यूशन आपको देंगे। तो हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं और कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम फिजिक्स एग्जाम से पहले हम सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशन आप तक पहुँचा दें। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Calculate the time it takes to fall this distance starting from the rest. Second, if the direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, calculate the time taken by a proton to fall through this distance starting from rest. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिर रहा है कितनी डिस्टेंस? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1.5 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 × 10⁻² मीटर। और हमको बताना है कि ये डिस्टेंस गिरने में इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा। बच्चों, आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, है ना। जब फील्ड होती है ऊपर तरफ तो निगेटिव चार्ज फोर्स कहाँ लगता है? नीचे की तरफ। तो वो फोर्स कितना लगेगा? तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का भाई टाइम निकालना है कि इतना डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, तब तो टाइम निकलेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या? फोर्स एक्टिंग एट इलेक्ट्रॉन Fe। तो ये कितना लगेगा? E। फोर्स कितना लगता है? E। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो फोर्स लगता है E। तो ये लग गया। अब फोर्स बराबर कितना होता है भाई? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसको मैं ma भी तो लिख सकता हूँ। जो Fe का मतलब है फोर्स एट इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये फोर्स एट इलेक्ट्रॉन। तो Fe की जगह क्या रख दिया? ma बराबर किसके हो गया? E के। तो यहां पे देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? E/m, जहां m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको m ही लिख देता हूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चों देखो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यहां से छोड़ा गया है इलेक्ट्रॉन को, है। तो यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा अपने को बताना है। तो अपने को पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है? ut + ½ at²। ठीक है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन अपने को पता है। ठीक है, अपने को टाइम निकल आएगा आराम से। u तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 0 दिया है। तो s बराबर किसके हो जाएगा? ½ at²। t² = 2s/a, या फिर t = कितना हो जाएगा? रूट में 2s/a। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट कर दो भाई। तो a की वैल्यू पुट करोगे तो t कितना आएगा बताओ? 2s/a। a की वैल्यू कितनी है? E/me रख दो यहाँ पे। तो क्या आएगा? E/me। तो ये me तो पलट के ऊपर चला जाएगा। ये आंसर हो गया टाइम का। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ सारी वैल्यू पुट कर दूं तो क्या हम लोग टाइम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसको हम लोग टाइम को TE से वहां लिखने के लिए हमने बोला था, तो इसको हम TE कर देते हैं। मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, है ना। केवल T लिखने से अच्छा है TE कर दिया। तो टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन कितना आया भाई? तो ये कितना आएगा भाई? TE बराबर ये आएगा रूट में 2s की वैल्यू 1.5 10⁻²। देखो दिया है ना इसका वैल्यू। me है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई? ये होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। अब देखिए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद होना चाहिए। 9.1 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब ये वैसे तो दिया रहता है पेपर में पीछे, बट आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, अपान E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कितना है भाई? ये 1.6 × 10⁻19। कैपिटल E की वैल्यू कितना दिया है भाई? ये अपने को दिया है 2 × 10⁻⁴। अब देखिए बच्चों, इसमें देखिए आपको दिख रहा होगा
कि 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, ये हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब जो बच रहा है इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? तो देखो जो ये नंबर है 1.6, 1.5, 9.1, इनको जब सॉल्व करोगे तो मिलता है 8.57। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो, 1.6 से डिवाइड करो, यही आएगा। ठीक है, अब 10 की पावर देखो, ये 4 है माइनस 19 है तो जाएगा तो कितना बचेगा? 10 की पावर माइनस 15। ये ऊपर जाएगा तो प्लस 15, प्लस 15 31 में जाएगा तो माइनस 31 प्लस 15 तो कितना बचेगा? माइनस का 16, और 16 और माइनस का 2 यानी कि माइनस का 18, यानी कि आएगा 10 की पावर माइनस 18। या हम लोग इसको लिख सकते हैं 2.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड। इसको हम लोग लिखेंगे 2.92 नैनो सेकेंड। क्या 10 पावर माइनस 9 को नैनो लिख सकते हो ना, तो 2.92 नैनो सेकेंड भी लिखा जा सकता है। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी हमसे पूछा गया है, कहा गया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर दिया जाए। रिवर्स करने का मतलब समझते हो कि अब पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी ऊपर, ठीक है, और नेगेटिव प्लेट हो जाएगी नीचे। अच्छा, और यहां पे एक प्रोटॉन डाल दिया जाए, ये प्रोटॉन है भाई, ऐसे नीचे गिरा दिया। अब ये तो कह रहे तो ये 1.5 सेंटीमीटर मतलब उतनी ही डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लेगा? अपने को टाइम टेकन बाई प्रोटॉन बताना है। देखो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स कर देंगे तो भाई अब ऐसे डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्लस से माइनस हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ? अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, तो इस पे फोर्स इधर ही लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ही लगता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इस फोर्स की वजह से इस पे कितना बेटा एक्सेलरेशन होगा? तो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई कर देंगे। लेकिन ये मास किसका लेंगे बच्चों? ये मास लेंगे प्रोटॉन का। वहां मास लिया था इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गिर रहा था, या प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का ले लेंगे। तो ए कितना निकलेगा प्रोटॉन के लिए? तो ए ऑफ प्रोटॉन निकलेगा यहां से ई अपान एम पी निकलेगा। तो प्रोटॉन को एस डिस्टेंस गिरने में कितना टाइम लगेगा? फिर वही फार्मूला, कौन सा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए प्रोटॉन और टी प्रोटॉन के लिए स्क्वायर। अच्छा, यहां से आप टीपी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा भाई? देखो ध्यान से भाई, यू तो यहां भी जीरो है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उनका प्रोटॉन को रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। तो क्या बचेगा अपने पास? यह बचेगा टीपी इज इक्वल टू 2s अपान AP। ठीक है, वो भी रूट में। देखो ये तो जीरो हो गया, क्या बचा? हाफ AP टीपी स्क्वायर, इससे डिवाइड किया, ये मल्टीप्लाई में आया और स्क्वायर था तो रूट ले लिया, कितना हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों इसमें? तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिखेंगे 2s अपान AP की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे। कितना है बेटा? ये है ई अपान MP। कितना है? ई अपान MP। तो ये TP कितना निकलेगा भाई? ये निकलेगा रूट में 2s तो 1.5 10 की पावर माइनस 2 MP मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है भाई? ये भी आपको याद होना चाहिए, 1.67 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। अच्छा, स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.6 10 की पावर माइनस 19, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज होता है, बस इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, तो वो तो वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उन्होंने कहा वही रखो, उसकी तो कोई बात की नहीं। तो कितना दिया है? 2 इंटू 10 टू द पावर 4। फिर वही बात है, 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा यहाँ पे रूट में अप्रॉक्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14, है ना। देखो यहाँ माइनस 15 बचेगा, ऊपर जाएगा प्लस 15, माइनस का 27 था तो माइनस 27 प्लस 15 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? माइनस का 12 और 2 माइनस 14। ठीक है, तो टीपी अपने पास बचेगा अप्रॉक्स 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। सो द टाइम टेकन बाई प्रोटॉन विल बी 1.22 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेकेंड। ठीक है, अच्छा इसको फटाफट नोट कर लीजिए।
तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 point charges plus q and minus 2q are placed at the vertices B and C of an equilateral triangle ABC of side A as given in the figure. Obtain the expression for the magnitude and the direction of the resultant electric field at the vertex A due to these two charges. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि B और C पॉइंट पर दो चार्ज रखे हैं। B पर रखा है प्लस Q और C पर रखा है माइनस 2Q, और हमसे कह रहे हैं कि पॉइंट A पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है और उसकी डायरेक्शन भी बतानी है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अपने को पता है कि पॉइंट A पर B की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, कितनी होगी पहले बात करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू। इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सोचो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E1 कह दूं बच्चों, बिल्कुल कह सकता हूं। तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। भाई पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q जो भी चार्ज है अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। तो नहीं किया हो जाएगा Q अपान A स्क्वायर। ये प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पॉइंट पर हो गई। अच्छा, अब हम यहां पे बात करेंगे, फिर लिखेंगे यहां पे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A ड्यू टू चार्ज 2Q, वो भी माइनस 2Q की वजह से। तो भाई माइनस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी सोचो। तो ये डिस्टेंस भी तो A है क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है ना। तो ये आएगी E2 इज इक्वल टू क्या आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q डिस्टेंस, Q इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज कितना है 2Q अपान डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितनी है A स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो बच्चों E2 की वैल्यू क्या हो रही है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए माइनस 2Q की वजह से इलेक्ट्रिक भी पॉजिटिव ही लिखा जाएगा। बस डायरेक्शन के हिसाब से इसमें प्लस माइनस से जो भी आना वो डिसाइड होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें ये नहीं कि माइनस 2Q से निकाल रहे तो यहाँ माइनस लिख दो, गलत हो जाएगा। इसकी केवल डायरेक्शन उसके हिसाब से होती है डिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू पुट करोगे तो देखो ध्यान से, तो इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान A स्क्वायर, ये किसका है E1 का वैल्यू है। तो यानी कि इसको मैं 2E1 लिख दूं तो इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अपने को यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, तो पहले हमको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। भाई प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड A पर क्या होगी, तो प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम द चार्ज, क्योंकि प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है आउटवर्ड। तो E1 कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। अच्छा, माइनस 2Q की वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इसकी अंदर की तरफ, यानी कि ये होगी अंदर की तरफ ऐसे, ये होगी, ये E2 हो गई, E2 हो गई। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को देखना है। ठीक है, वो हम कैसे देखेंगे, देखो तो E2 थोड़ा बड़ा बनाएंगे वेक्टर, क्योंकि E2 क्या है E1 का 2 गुना है, तो लेंथ भी इसकी 2 गुनी रखो तो डायग्राम ज़्यादा क्लियर बनेगा। अच्छा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इन दोनों बीच का एंगल कितना बनना बताओ। तो ये भाई एंगल कितना होगा 60, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल 60 होंगे। तो ये वाला पूरा एंगल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 120। क्यों, इधर बना 60, पूरा होता है 180। एक स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, तो इधर 60 चला गया तो इधर कितना बचा 120। ये हो गया थीटा, उनके बीच का एंगल। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए कितना होगा, तो ई नेट बराबर, तो ये आएगा कैसे, वेक्टर सम निकालोगे इसका तो क्या आएगा, रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस इनके बीच का एंगल, कितना एंगल है इनके बीच का 120 डिग्री। अच्छा, अब सारा वैल्यू पुट कर दो, तो ई नेट कितना आएगा, रूट में E1 स्क्वायर
प्लस E2 स्क्वायर, E2 की वैल्यू कितनी है देखो 2E1, तो 2E1 का होल स्क्वायर प्लस 2E1, E2 की जगह 2E1 cos 120 की वैल्यू कितनी होती है -1/2, कितनी होती है -1/2। ये वैल्यू तो आपको याद करनी पड़ेगी है, चाहे रूल से याद रखिए जैसे भी। अब ई नेट कितना आएगा भाई बताओ, तो ये हुआ देखो ध्यान से, ये E1 था, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 की जगह कितना आ गया 4E1 स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर किया ना इसलिए, माइनस 2E1 स्क्वायर। तो ई नेट अपने पास आ जाएगा बच्चों √3E1 इसको, इससे ई नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से देखो, तो ई नेट आ जाएगा √3 × E1। तो वैल्यू पुट कर दो बच्चों, अब क्या बचेगा अपने पास, ई नेट कितना आएगा भाई, तो E1 की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी कि Q यानी कि 1/4πε0 Q/a² है ना, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ई नेट कितना आ गया भाई अपने पास √3 × 1/4πε0 Q/a²। ये आंसर हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हमसे पूछा गया इस नेट की डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों देखो अगर इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो कहीं ऐसा बनेगा ना, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये बनेगा पैरेललोग्राम देखो, है ना, तो ये ई नेट कुछ ऐसा जाएगा, ये ई नेट बनेगा अगर आप वेक्टर से इसको बनाना चाहोगे। ये डायरेक्शन हमको बतानी है, तो हम चाहे AC से डायरेक्शन बता दें चाहे इससे बता दें, तो इस साइड से बताते हैं, AC से इसकी डायरेक्शन बता दें। मान लो ये डायरेक्शन क्या है अल्फा, ये डायरेक्शन क्या है अल्फा, तो इसको हम कैसे बताएंगे, तो याद करो अगर आपको ला ऑफ पैरेललोग्राम में याद हो कि अगर एक वेक्टर ऐसा A होता था, एक वेक्टर ऐसा आप B बनाते थे, ये एंगल बच्चों थीटा होता था, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जाता था, याद है, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होता था, वो होता था tan अल्फा बराबर, जब A से एंगल निकालते थे, मतलब A साइड से एंगल निकालते थे, तो क्या आता था B sin थीटा अपान A प्लस B cos थीटा। तो बच्चों यही यहाँ यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर A की जगह कौन काम करेगा, किससे एंगल निकालना है E2, और B की जगह कौन काम करेगा E1, तो यहाँ पे एंगल का फार्मूला क्या बनेगा tan अल्फा, तो tan अल्फा अपने पास बनेगा B sin थीटा, B की जगह कौन काम कर रहा है E1, तो यहाँ पे क्या आएगा E1 sin, इनके बीच का एंगल, टोटल एंगल कितना है भाई 120 डिग्री, अपान E2 प्लस E1 cos 120 डिग्री। तो ये tan अल्फा कितना आएगा भाई, ये आएगा E1 sin 120, sin 120 की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो sin 120 की वैल्यू होती है, अगर मैं बात करूं √3/2, कितनी होती है √3/2 अपान E2, E2 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखो E2 बराबर क्या आया था 2E1, यहां रख दूं तो क्या आएगा 2E1 प्लस E1 cos 120, अब cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, तो भाई ये क्या बनेगा, ये बनेगा tan अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू √3/2 E1 अपान, ये बनेगा बेटा 2E1 माइनस E1/2, देखो, और इसको जब घटाओगे तो क्या बचेगा 3/2E, तो ये अब पलट जाएगा नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला, तो क्या बचेगा ये tan अल्फा, ये ऊपर बचा √3/2 E1, और नीचे क्या हुआ 3/2, तो 3 नीचे आएगा 2 ऊपर चला जाएगा E1, है ना, E1 से E1 क्या हो गया कट गया, तो क्या बचा अपने पास बताओ, 2 से 2 कट गया, इससे कटेगा तो 1/√3, तो यहाँ से बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, तो क्या बचेगा tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, या इसको हम लोग लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, है, तो इससे पता चल रहा है कि जो अल्फा आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब जो
रिजल्टेंट होगा वो E2 से कितने एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर होगा, या बोलो AC साइड से कितने एंगल पर होगा, 30 डिग्री पर होगा। तो 30 डिग्री उसकी डायरेक्शन हो गई AC से, और वैल्यू कितनी हो गई रिजल्टेंट की, वो हो गई √3 1/4570 Q/a²। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ पॉइंट चार्ज +Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर O ऑफ एन अनचार्ज्ड हालो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस A एंड आउटर रेडियस B। फाइंड द फॉलोइंग। फर्स्ट, द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज induced on the inner and outer surface of the conducting cell. Second, the magnitude of the electric field vector at a distance small r equal to a/2 and small r equal to 2b from the center of the cell. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है। ये कैसा है बच्चों, ये कंडक्टर है, अच्छा, और हालो स्फीयर है, इस पे कोई चार्ज नहीं था। इसके सेंटर O पर मैंने +Q चार्ज रख दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ +Q चार्ज रख दिया। इस स्फीयर का जो इनर पार्ट है उसका रेडियस है स्मॉल a, आउटर का रेडियस क्या है, स्मॉल b। तो हमसे बच्चों यहाँ पूछा गया है कि इसकी इनर सरफेस पर चार्ज कितना जाएगा इंडक्शन से, और इसके आउटर पर चार्ज कितना जाएगा। दूसरा पार्ट इसमें पूछा गया है a/2 डिस्टेंस। तो देखो टोटल रेडियस a है, a/2 डिस्टेंस मतलब यहाँ कहीं है ना, रेडियस से कम यहाँ कहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और 2b डिस्टेंस, तो b ये है तो 2b यहाँ तक पहुँच जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये दो पार्ट हमको सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम चार्ज की बात करेंगे, इंडक्शन कैसे होगा। तो अपने को तो पता है भाई कि अगर कोई Q चार्ज मैंने रख दिया, ठीक है, किसी भी स्फीयर के सामने, तो वो क्या करता है, तो वो इस तरफ इक्वल चार्ज प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ +Q रखा तो हम -Q करेगा, अगर वो कंडक्टर है तो, और दूसरी साइड +Q कर देता था, याद है, ये -Q इधर +Q, ऐसा होता था। तो वही काम यहाँ होगा, ये +Q रखा है तो ये कंडक्टर है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज वो प्रोड्यूस करेगा, -Q। इक्वल चार्ज प्रोड्यूस करता अगर कंडक्टर है तो, कंडक्टर ना होता तो फिर एक फार्मूला होता था, तो उसको हम लोग यूज करते। अगर मान लो ये कंडक्टर है तब ऐसा होगा, और मान लो ये कंडक्टर ना होता है तो इधर कुछ चार्ज आता, Q' आता, जरूरी नहीं कि फिर कितना आता, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वो सब्सटेंस कैसा है। तो Q' बराबर हो जाता था, याद करो, Q1 - 1/K, जहाँ K को बोलते थे डाइलेक्ट्रिक ऑफ द सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस हो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तब ये Q है। चूंकि कंडक्टर है तो अपने को कुछ सोचना ही नहीं, क्योंकि K इनफाइनाइट हो जाता है कंडक्टर के लिए, तो Q' बराबर Q हो जाता है, तो मतलब इक्वल चार्ज आता है। तो इसलिए यहाँ पे +Q था तो अंदर वाले सरफेस पर -Q चार्ज चला जाएगा। कितना जाएगा, -Q। अब इंडक्शन होगा, चूंकि इस पे नेट चार्ज तो 0 बना रहना चाहिए ना, इंडक्शन में नेट चार्ज 0 रहता है, ठीक है, जब तक उसकी अर्थिंग नहीं करते। तो जब अंदर तरफ -Q हो जाएगा तो बाहर तरफ कैसा प्रोड्यूस हो जाएगा, +Q। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट ऐसा हो जाता है, उसकी वजह से चार्ज जितना अंदर होगा उतना ही बाहर हो जाएगा, लेकिन अपोजिट होगा, यानी कि +Q हो जाएगा। यानी कि अपने को दो आंसर तो मिल गए। पहला अगर मैं सॉल्यूशन करता तो अपने को Q इनर सरफेस का मिल गया कि इनर सरफेस में Q कितना जाएगा भाई, तो ये जाएगा -Q, ठीक है। और आउटर सरफेस पर Q कितना होगा, तो आउटर सरफेस पर होगा ये +Q। ये दो चीजें तो हो गई। अब तीसरी चीज आती है एट r = a/2 E1 बताना है। देखो सेकेंड केस को सॉल्व करते हैं। एट r = a/2 इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो भाई r = a/2 मतलब यहां कहीं पॉइंट जाएगा, ये मान लो ये P पॉइंट हुआ, यहां अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसका एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे बच्चों। यहाँ पे ऐसे तो होता था, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, Q ही तो चार्ज होगा,
इसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये होगी a/2, ये छोटी वाली ये डिस्टेंस अंदर वाली क्या है, a/2 है ना। मतलब अगर ये पॉइंट O था, सेंटर O था, ठीक है, तो O से P की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, वो हो गई a/2। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं बच्चों। यानी कि O से P की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हो गई a/2 है ना। अब समझो बच्चों, तो लिखेंगे फाई नेट बराबर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस पे एक छोटा सा एरिया सपोज करेंगे DA, वो कहाँ बनेगा, बाहर की तरफ। अच्छा, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ होगी। तो दोनों को सेम डायरेक्शन में कर लें। ये डायग्राम थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा बच्चों, देखो इस डायग्राम को मैं अलग बना देता हूँ। तो ये प्लस क्यू ऐसा है और ऐसे एक कर्व बन रहा है ना। तो इस पर एक छोटा सा एरिया ले लेंगे, यहाँ बनाना चाहिए अपने को है ना, ये DA। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे होगी बच्चों, वो भी आउटवर्ड होगी। तो नेट फ्लक्स कितना आएगा, E.DA और का इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके अंदर का नेट चार्ज। तो इसके अंदर कितना चार्ज आ रहा है, देखो Q, तो बराबर होगा Q/ε0। यही तो गॉस थ्योरम कहती थी कि नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। इसको सॉल्व कर लो, तो E.DA cos 0 डिग्री, देखो E और DA दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना। यहाँ बनाने चाहिए थे बट यहाँ चूंकि ज़्यादा गिचपिच हो रहा है इसलिए मैंने यहाँ बना दिया है, बाकी यहाँ बनाओ ऐसे E.DA ऐसा है ना। तो ये बराबर आ जाएगा Q/ε0, या E और DA का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया मिल जाएगा। और ये पूरा रेडियस कितना है, ये a/2 है। तो इसका a/2 रेडियस है, तो इसका एरिया कितना होगा, ये होगा 4πr²। तो रेडियस कितनी है, a/2 का होल स्क्वायर बराबर Q/ε0। या E मैं लिख दूंगा Q/4πε0 a²/4, ठीक है। या मैं 4 से काट भी सकता हूं। तो मुझे यहां से मिल जाएगा E = 1/πε0, 4 तो कट गया ना 4 से, Q/a²। ये मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिली, 1/πε0 Q/a²। अच्छा बच्चों, दूसरा पार्ट इसमें क्या कह रहे हैं कि एट R = 2B अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। अब R = 2B कहाँ जाएगा भाई, B इतना है तो 2B यहाँ कहीं पहुँचेगा। ये सेंटर से डिस्टेंस की क्या बनेगी, यहाँ से ये डिस्टेंस बनेगी 2B यहाँ तक की, ठीक है। मैं ये वाला पार्ट हटा दूँ, ये तो आप समझ चुके हो, इसको हटा दिया। अच्छा ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर अपने को एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए 2B रेडियस पे है। तो यहाँ पे P2 पॉइंट मान लेंगे, यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पहले एरिया बनाएंगे। कितना बनाएंगे, DA कहाँ जाएगा, बाहर तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जाएगी, बाहर तरफ। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 कह देते हैं। तो अब यहाँ पे जो इतने से एरिया का फ्लक्स आएगा वो क्या आएगा, E.DA। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फॉर P2 R = 2B, ठीक है, क्या होगा, नेट फ्लक्स फाई नेट, तो ये कितना होगा, ये होगा E1, वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड में E1 मान रहा हूँ, ठीक है, .DA। और ये किसके बराबर होगा, ये होगा नेट फ्लक्स के। और नेट फ्लक्स किसके बराबर होता है, वो होता है Q/ε0। Q इसका टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है, देखो +Q, यहाँ पे क्या आया था -Q, यहाँ क्या है +Q, यानी टोटल चार्ज होगा +Q -Q +Q। देखो इस पे चार्ज, ये चार्ज, टोटल चार्ज हो गया /ε0। तो ये बच्चों आ जाएगा अपने पास E1 DA cos 0 डिग्री = ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो सीधा बचेगा Q/ε0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो E1 और dA का इंटीग्रेशन, तो dA छोटा सा एरिया था, जब इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा एरिया आ जाएगा। पूरा एरिया के लिए पूरी इसकी रेडियस आपको पता है कितनी है, 2b है, तो पूरा एरिया कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर होता था। रेडियस यहाँ पे कितना रख देंगे, 2b का स्क्वायर ले लेंगे, इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो इससे इधर डिवाइड कर देंगे, तो E1 कितना मिलेगा बताओ, E1 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, E1 मिलेगा Q अपान 16 पाई एप्सिलॉन 0 b स्क्वायर। कितना मिलेगा भाई, 4 यहाँ से आएगा b स्क्वायर, 4 इंटू 4 16 हो गया, 16 पाई b स्क्वायर हो गया, ये देखो ऐसे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट r इक्वल टू 2b, तो r इक्वल टू 2b पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और r इक्वल टू a/2 पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और ये इनर सरफेस का चार्ज और ये आउटर सरफेस का चार्ज है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।